श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज विशेष मेहमान श्री वशिष्ठ के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, आज मैं और राजेश्वर वशिष्ठ एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो है तो हमारे समाज से रिलेटेड, लेकिन पता नहीं क्यों समाज ने उस तरफ देखना बंद क्यों कर रखा है। हमारे बीच में ऐसे प्राणी यदा कदा नजर आते हैं या यदा कदा हमें उनके बारे में पता लगता है, लेकिन उनको देख के ही हम उसके बाद उनके बारे में भूल जाते हैं और बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं कई दृष्टिकोणों से इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से वशिष्ठ जी, जो मेरे स्टूडियो में रेगुलर आते हैं, उनसे जब मैंने इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुलकर इस विषय पर बात कर सकता हूँ। तो हमने तय किया कि हम अपने श्रोताओं को इस विषय पर भी बात करेंगे, और ये विषय है थर्ड जेंडर के बारे में, उनके बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ना तो वो पुरुषों की श्रेणी में आते हैं और ना वो स्त्रियों की श्रेणी में आते हैं। उनको बीच का स्थान, दैट मीन थर्ड जेंडर कहा जाता है। लूज भाषा में उनको कोई हिजड़ा कहता है, कोई किन्नर कहता है, और पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो श्रोताओं, आज हम विस्तार से आपसे इस जेंडर, थर्ड जेंडर के बारे में बात करेंगे। वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरा सहयोग दिया है। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जी। देखिए सर, अगर हम ट्रांसजेंडर्स, यस, या आप उन्हें कहिए कि जो ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, उस कैटेगरी के लोगों की अगर हम बात करें और अपने पौराणिक आख्यानों में उन्हें खोजें, यस, कि आखिर उनकी चर्चा कहाँ से आरंभ होती है, तो सबसे पहला आख्यान मुझे जो मिलता है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ओके। और स्थिति ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है और वे अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। यस। अयोध्या के नगरवासी बहुत उनसे स्नेह करते हैं और वे बार बार उन्हें रोकते हैं कि आप मत जाइए। यस। लेकिन श्री राम का कहना है कि नहीं, पिता का आदेश है तो मुझे जाना होगा। लेकिन फिर भी लोग उनके रथ के पीछे पीछे चलते रहते हैं। यस। तो एक स्तर ये आता है कि राम रथ से उतरते हैं नीचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मेरा आपसे निवेदन है, जितने स्त्री पुरुष हैं वे सब यहां से चले जाएं। ठीक। वे लोग लौट जाते हैं, राम भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है, 14 वर्ष के बाद जब उस स्थान पर राम लौटते हैं तो कुछ लोग वहीं पर झोपड़ियां बना के रहते हुए मिलते हैं और वे राम का स्वागत करते हैं। अच्छा। तो श्री राम उनसे पूछते हैं, भाई आप यहाँ इस स्थल पर कैसे हैं? तो उन्होंने याद दिलाया, श्री राम, जब आप अयोध्या से जा रहे थे उस समय हम आपके पीछे पीछे आ रहे थे, तो आपने कहा स्त्री और पुरुष लौट जाएं। वे लौट गए। हमारी मुश्किल ये थी कि हम ना स्त्री थे ना पुरुष थे। ओके। हम कैसे लौटते? ठीक है। आपने हमें लौटने का आदेश नहीं दिया तो हम नहीं लौटे, और हम 14 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में इसका संदर्भ आता है? जी हाँ। ओके।
तो अब वस्तुस्थिति ये है कि ये इतना टचिंग एक एस्पेक्ट है कि श्री राम अभिभूत हो जाते हैं और वे उन्हें एक वरदान देते हैं कि आप जब भी कभी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे तो वे आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होंगे। आज भी ये माना जाता है कि अगर हम ट्रांसजेंडर्स या जिन्हें हम अपनी भाषा में किन्नर या हिजड़ा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनका आशीर्वाद सब लेना चाहते हैं। आप देखेंगे कि बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष, सब उनके सामने शीश झुकाते हैं और उनके आशीर्वाद को तरसते हैं। बाद में क्या हुआ कि उनके पास रहने खाने की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नृत्य, गायन इत्यादि का पेशा बना लिया और वो बहुत सारे जो मांगलिक अवसर हमारे जीवन में होते हैं उनमें बधाई देने के लिए वे आपके घरों पे उपस्थित होने लगे और इस तरीके से उनका जीवन चलने लगा। तो एक आख्यान आता है ये जो राम कथा से जुड़ा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आख्यान हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत में दो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं जो एक तरीके से टेम्पोरेरीली उस कैटेगरी में आते हैं। एक तो है शिखंडी। शिखंडी बेसिकली लड़का ही था जब उत्पन्न होता है, लेकिन अब कहना चाहिए कि इनर फीलिंग होती है कि मैं स्त्री बनकर भी देखना चाहता हूँ। तो एक बार वो जंगल में गए तो एक गंधर्व का शरीर उन्होंने मतलब वो बेसिकली लड़की था, ठीक है, और एक गंधर्व का शरीर लेकर पुरुष बनने की स्थिति में वो आया। और इत्तेफाक की बात ये थी कि वो गंधर्व फिर किसी दूसरी दुर्घटना का शिकार हो गया, इंद्र उससे नाराज हो गए और वो अपना शरीर वापस नहीं ले सका। तो शिखंडी सही माने में एक ऐसी अवस्था में जीवित रहे पूरे महाभारत काल में। स्थिति ये है महाभारत में आप पाएंगे कि शिखंडी भीष्म पितामह का वध करते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह का वध ना स्त्री कर सकती है ना पुरुष कर सकता है। तो वहां पर शिखंडी का इस स्थिति में होना काम आता है। तो ये दूसरा वर्णन है। तीसरा वर्णन ये है कि जब अज्ञातवास की स्थिति में पांडव होते हैं तो स्थिति में अर्जुन वृहन्ला बनते हैं और जब वो मत्स्य देश में होते हैं और अपना समय पास कर रहे होते हैं तो वहां वे राजा की लड़की को नृत्य सिखाते हैं। तो नृत्य इत्यादि का काम करते हैं और उस समय वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। और इस तरीके का दूसरा वर्णन जो मिलता है वो आपको मिलता है महाभारत में। ठीक। इसके अतिरिक्त भी हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें कई बार इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। अगर मैं भारत के पिछले 400-500 वर्षों की बात करूं तो लखनऊ के एक नवाब हुए हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के साथ क्या था, वो बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और वे उन्होंने कथक सीखा, वे बहुत अच्छा नृत्य करते थे। और ये माना जाता था कि अगर मैं आज की डेफिनेशन में कहूँ तो वे गे थे। उनका ओरिएंटेशन पुरुषों की तरफ था, स्त्रियों की तरफ उनका ओरिएंटेशन नहीं था। उस जमाने में आप ये पाएंगे कि नवाबों के हरम में बहुत सारी स्त्रियां होती थी, लेकिन कहा जाता है उनके हरम में बहुत सारे लौंडे होते थे, ठीक है, पुरुष होते थे जो जिनसे उनके संबंध बनते थे। तो ये यानी उनके स्तर पर देखिए उन्होंने इस बात को कभी छिपाया नहीं और ये बात जग जाहिर हुई, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एक स्टिग्मा हमारे समाज में बन गया कि अगर कोई ऐसे बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें छिपाने की कोशिश की जाती थी। एक बात और भी आप नोट कीजिए, आज भी जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये लोग आपके घर आते हैं और ये लोग उस बच्चे को छूना चाहते हैं, गोद में लेकर देखना चाहते हैं। आप अगर इनसे ये कहें कि आप अपना नेग ले जाइए और हम बच्चा आपको नहीं दिखाएंगे तो वो नेग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली वे ये आपको एक तरीके से आपकी तसल्ली करने के लिए आते हैं, आपको ये बताने के लिए आते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, संतान उत्पन्न हुई है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो हमारी प्रजाति से नहीं। और ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर उस कैटेगरी में बच्चा होता है तो वे बच्चा ले जाते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि अगर ये बच्चा अपने माँ बाप के पास रहेगा तो सामाजिक परेशानियां
इसके जीवन में उत्पन्न होंगी Yes. और ये माँ बाप इसे पाल नहीं सकेंगे। Yes. तो वे आमतौर पर ले जाते हैं। हाँ। तो इस तरह की परंपराएं आप देखते हैं ये हमारे यहाँ चलती हैं। तो ये तो एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था जो Yeah. इन लोगों से जुड़ा हुआ रहा। राजेश्वर जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बैकग्राउंड से बाहर निकल के जो मेरे अध्ययन में बात सामने आई है जी। इस समय विश्व में लगभग 20 लाख की ऐसी संख्या है जिसमें इस कैटेगरी के लोग आते हैं। हो सकते हैं सर, हो ठीक है? सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर चाहे अनुपात में ये संख्या बहुत कम सही, लेकिन है तो सही, बिल्कुल ठीक है, हमारे सुनने में भी आती है, हमारे देखने में भी आती है। अब सवाल ये है कि इस सच्चाई को मद्देनजर में रखकर क्या हमारी सरकारों को, हमारे समाज को इनके प्रति सिर्फ ये एटीट्यूड रखने का कि चलिए अपने आप जिस तरह से पले बड़े होंगे, जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, दे आर बीइंग लेफ्ट ऑन देयर मर्सी। जी। तो क्या हमारा समाज और हमारा सरकार जहां एक तरफ डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से कतारें बना रहा है, अलग से वॉशरूम बनते हैं, अलग से उनके लिए फैसिलिटीज हैं, उनके वोट के अधिकार हैं, उनके लिए नौकरी में रिजर्वेशंस हैं, क्या इवन मार्जिनल जनसंख्या होने के बावजूद भी क्या इनको इनकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए? और देखिए समस्या, देखिए जिस परिवार में पैदा होता है वो तो इसको एज ए कर्ज के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। एट द एज ऑफ puberty they come to know whether they are going to be a male or a female, and if not both they come in the third category। तो उसके बाद अपने आप को किस तरह से समाज में एस्टेब्लिश करना है, उस समाज में विच इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। देखिए, मैं सिर्फ डाटाबेस पर इस बात पर बात नहीं करना चाहता, इसके कुछ आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स भी हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले मैं इस यक्ष प्रश्न को आपसे जानना चाहूंगा कि आपके व्यू पॉइंट पे क्या इनको इनकी डेस्टिनी पे छोड़ दिया जाए, सिर्फ इनके प्रति मर्सी दिखाई जाए और समाज और सरकारें इसके लिए कुछ ना करें? सर, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी एक सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। हाँ, पूरी दुनिया के स्तर पर समझना पड़ेगा। Yes. भारत में तो बहुत देर से जाकर इस बात को ध्यान में लाया गया। हाँ। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो आपको जान के हैरानी होगी, 1960 से पहले, 1960 से पहले डिक्शनरी में ट्रांसजेंडर वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। इस तरह की कैटेगरीज को लोग देखते थे, यूरोप में भी देखते थे, अमेरिका में भी देखते थे, और उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते थे। हाँ, this is what I say। और ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी कि उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट को लेकर क्या किया जाए। उनमें जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स थी, या शारीरिक जो उनमें परिवर्तन थे, यहाँ तक कि उनकी स्टडी भी नहीं की गई थी। राइट। तो अगर मैं कहूँ तो 1960 के बाद का समय है जब ये सोचना शुरू किया गया कि इनमें भी कैटेगराइजेशन हो सकता है। यस। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ तो एक कैटेगरी है मोटे तौर पे, जिसे हम आम भाषा में हिजड़ा या किन्नर कहते हैं। Yes. हम इसके सिवाय किसी कैटेगरी को जानते ही नहीं थे। एग्जैक्टली। लेकिन
विदेशों में चूंकि हमारे यहाँ भी इनको हम इसलिए जानते थे कि जो मैंने आपको धार्मिक मान्यताएं बनाई, धर्म ने और समाज ने इनको पेट भरने का एक रास्ता दे दिया और ये आपको दिखाई देने लगे। यस, तो आप इनके बारे में जानते थे। लेकिन यूरोप या अमेरिका में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां पे आमतौर पे इस तरह की संतानों को माता पिता छिपा कर रखते थे और उनके लिए कोई अलग स्कूल्स भी नहीं थे। उनको घर पे बिठा के पढ़ाना और बच्चा क्या अनुभव कर रहा है ये उसकी ज़रूरतों को माँ बाप अपने स्तर पर पूरा करते थे। सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति नहीं थी। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ और ये समझा जाने लगा कि ट्रांसजेंडर कह देने भर से काम नहीं चलता। यस। और एक कैटेगराइजेशन जो LGBT है, जिसमें लेस्बियां हैं, जहां ऐसी स्त्रियां थीं जो एनाटॉमिकली तो बिल्कुल ठीक थीं, ऐसे पुरुष थे जो एनाटॉमिकली तो पुरुष ही थे, लेकिन शरीर की बजाय वो मन के स्तर पर उल्टा सोचते थे। ओके। स्त्री पुरुष में रुचि नहीं लेती थी, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करती थी, स्त्री स्त्री से ही संबंध बनाना चाहती थी, पुरुष पुरुष से संबंध बनाना चाहते थे। तो इस कैटेगरी को ब्रॉड किया गया, इन लोगों को किया गया। उसके बाद ट्रांसजेंडर जो ये हैं, ट्रांसजेंडर्स में बेसिकली फ़र्क क्या है? ट्रांसजेंडर्स में फ़र्क ये है कि इन कैटेगरीज में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते। ओके। आप देखेंगे बनावट से वो स्त्री है, लेकिन उसमें जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं वो नहीं हैं और वो जिस तरीके से हैं वो डिफरेंट शेप में है। पुरुष हैं तो दिखने में पुरुष हैं, लेकिन जो एक पुरुष में जो चीज़ होनी चाहिए वैसा कुछ मिसिंग है। या इसमें इंटरमिक्सिंग भी है कि आपके आधे ऑर्गन्स स्त्री के हैं और आधे ऑर्गन्स पुरुष के हैं। तो जाहिर है उन लोगों की समस्याएं और भी बड़ी थी। यस, क्योंकि अपीयरेंस में भी क्योंकि जिन लोग जो मन के स्तर पर हैं, चलिए आप एक लड़के की तरह पैदा हुए और आपने बाद में ये महसूस किया कि लड़के के ऑर्गन्स डेवलप नहीं हैं और आपकी भावनाएं स्त्री की हैं, तो आपने स्त्री के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये स्थिति हो कि आपके आधे अंग स्त्री के हैं, आधे अंग पुरुष के हैं, आपके पास आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी है और आपका पिनाइल डेवलपमेंट भी है, तो ऐसी स्थिति तो और भी विचित्र हो जाएगी। उसे तो ना यानी लेस्बियां एक्सेप्ट करेंगे और ना गे एक्सेप्ट करेंगे। तो इन सारी दिक्कतों को सामने रखते हुए प्रॉपर स्टडी शुरू हुई और सरकारों ने सोचना शुरू किया कि इनके भी अधिकार हैं। ये जिस भी तरीके से खुश रह सकते हैं, इनको वे सारी सुविधाएं सरकारी स्तर पे दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ विशेष जी थोड़ा मेडिकल लेवल पर भी प्रयास किए गए इनके ऑर्गन्स को बदलने के लिए। हाँ, हालांकि उसमें सक्सेस का लेवल बहुत कम है। यानी आप किसी को अगर कोई स्त्री पुरुष बनना चाहती है तो आप कहना चाहिए आर्टिफिशियल अंग वो उनमें लगा देंगे, लेकिन वे अंग नेचुरल अंगों जैसा परफॉर्मेंस करेंगे, ये सफलता नहीं है। ये सफलता नहीं है। तो ऐसी चीजें होने लगी हैं सर्जरी के लेवल पर, लेकिन उससे भी मन नहीं भरता। क्योंकि एक डायलेमा है। हम बेसिकली बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे पुरुष या ऐसे स्त्री के मन को नहीं जानते जो अपने आप में अधूरा महसूस करता है। एग्जैक्टली। उसे बार बार ये बात मन में आती है कि जब हर आदमी एक कैटेगरी में फॉल करता है, मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया कि मैं किसी कैटेगरी में फॉल नहीं। तो ये सारी दिक्कतें आई। खैर, मैं अब भारत पर लौट के आता हूँ। तो 94 से पहले भारत में आप हैरान होंगे वोट का राइट भी नहीं था इन लोगों को। खास तौर पे हमारे यहाँ, जिनको हम उस कैटेगरी का तो लोगों को पता ही नहीं था, आज भी पता नहीं है। आज भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुलकर ये कहते हैं। जैसे मैं नाम लूँ तो विक्रम सेठ जैसा बड़ा राइटर आज ये खुलकर स्वीकार करता है कि आई एम ए गे, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग हैं। आशीष जी, मैं 2 मिनट आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा जी। बीइंग ए मेल एंड देन बीइंग ए गे इज आई थिंक सम अदर प्रॉब्लम, एंड सिमिलरली बीइंग ए लेडी एंड बीइंग लेस्बियन is also another problem. But here we are talking where nature has bereft any human being for neither male nor female.
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जब लोगों ने इसकी कैटेगरी बना के काम करना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा, इस इश्यू को उठाया। हाँ। उन्होंने ये कहा कि इस स्थिति में क्या है कि उनके जो यूजफुल ऑर्गन्स हैं, हाँ। मेल एज ए मेल यूज करता, फीमेल एज ए फीमेल यूज करती, बेसिकली वो मेंटली डिस्कार्ड हो जाते हैं। ओके, यस। आप अगर फीमेल से सेटिस्फेक्शन लेता है तो जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो मेंटली डिस्कार्डेड हैं। अगर कोई आदमी गे हो जाता है तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो मेंटली डिस्कार्डेड हैं। तो मन के स्तर पर अधूरापन उन लोगों में पाया जाता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन जब हम इस पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो इन सब लोगों की समस्याओं पर हमें विचार करना पड़ेगा। हाँ, फेयर इनफ। क्योंकि जो लेस्बियां थे या जो गे थे उनके वोटिंग राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो क्योंकि उन्होंने तो झूठ बोल के वोटिंग राइट लिया। उन्होंने ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि हम अधूरे हैं। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक जी ये मामला उलझा हुआ है। हाँ। लेकिन वहां पर भी जाकर इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि वो ये कहते हैं कि गे के साथ मैरिज कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे अराइज होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट अभी तय नहीं कर पाया, क्योंकि who will be the natural mother, who will be the natural father is very difficult to decide. एक्चुअली गवर्नमेंट ने LGBT को ये इतना राइट दे दिया है कि वे अपनी सुविधा से इकट्ठे रह सकते हैं। यस, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। या लेकिन उस एसोसिएशन को वो मैरिज कहें, ये मामला अभी तक लटका हुआ। यस। दूसरी बात जो आपने एक सवाल पूछा था, सोशल एस्पेक्ट्स। बेसिकली हमें इन लोगों की समस्याओं को लेकर कंसिडरेट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं लखनऊ में एक बड़े प्रसिद्ध ऐसे कैरेक्टर से मिला जो जिसे आपकी भाषा में, हमारी बोलचाल की भाषा में किन्नर या हिजड़ा कहते हैं। ठीक है। वो उनके समूह का कहना चाहिए प्रमुख बन गया। इनके यहाँ भी एक पूरा सिस्टम है जिसमें लोग अपने गुरु बनाते हैं, अपने मठाधीश बनाते हैं और वे लोग बड़ी लग्जरी के साथ रहते हैं। ठीक है। कोई गरीबी नहीं वहां दिखाई देती, बल्कि उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो उसने मुझे जब बताया तो वो चौंका देने वाली बात थी। 12-13 वर्ष की उम्र तक तो उस बच्चे को ये पता ही नहीं था, वो लड़का बनकर ही रहा कि मैं लड़का ही हूँ। उसके बाद की स्थितियों में क्या हुआ कि उसकी डेवलपमेंट्स बॉडी के हो गए इस तरह के, और उसका मन लिपस्टिक लगाने का, उसका मन लेडीज के कपड़े पहनने का करने लगा। कभी कभी वो अपनी बहनों के कपड़े छुप कर पहनती थी। और जब माँ बाप ने देखा तो बहुत मारा, बहुत मारपीट की और घर से निकाल दिया, या वो एक दिन घर से भाग गए। उसके बाद की स्थितियां वहां शुरू हुई कि लोगों ने उन्हें स्त्री समझना शुरू कर दिया। और मजेदार बात ये थी कि जब लोगों ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो वहां एक निराशा की स्थिति ये थी कि वो दिखने में, बोलने करने में तो उसमें स्त्री के हाव भाव हैं, लेकिन उसके पास स्त्री के ऑर्गन्स नहीं है। तो वहां भी उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। और ये सारी दिक्कतें झेलते झेलते एक बार वो जो इनका समूह है उस समूह तक पहुंच गई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। वहां वो अपने दबंग तौर तरीके से, अपने अनुभवों के आधार पे इस स्तर तक पहुंची कि वो उनकी हेड बन गई। और आज वो जीवन के सारे लाभ ले रही हैं। सरकार के सामने वो लोग सवाल उठाते हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं। आज पोजीशन ये है कि अगर आपने नाम सुना हो तो एक शबनम मौसी करके रही, जो मध्य प्रदेश में सबसे पहली MLA बनी। अच्छा। इसी तरीके से IAS में भी अब सिलेक्शन हुए हैं, जजेस में भी सिलेक्शन हुए हैं, और समाज में लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब भी मैं इस बात को बहुत खुल के आपसे कहना चाहूंगा, अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा हो जाता है तो बहुत हिम्मत की बात है कि वो उसे स्वीकार करे और उसे बराबर की सामाजिकता प्रदान करे। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात अपने आप में दिखने में जितनी छोटी लगती है नहीं, और किसी के लिए पूरा जीवन इस बात की लुका छुपी में गुजरना है, इसको हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। श्री जी, मुझे याद आता है पाकिस्तानी प्लेज आते हैं, उनमें से एक प्ले का मुझे नाम ख्याल नहीं आ रहा, उसमें एक्सक्लूसिवली इसी एस्पेक्ट को डील किया गया कि एक बच्चा जो किन्नर के तौर पर पैदा हो जाता है
और वही पबर्टी की स्टेज पे आकर माँ बाप को पता लगता है कि इसमें ये समस्याएं हैं, किस तरह से माँ बाप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से वो बच्चा ऐसी हरकतें करता है जो बीइंग ए बॉय वो लड़की के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने पहनावे को, अपने मेकअप को, लेकिन फिर किस किस समस्याओं से गुजरते हुए वो अपनी इमोशनल जर्नी को भी और अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाता है। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं। हाँ। लेकिन मजेदार बात ये रही कि बहुत सारे उपन्यास लिखे हम जैसे, आप जैसे लोगों ने, जहाँ ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अब यूरोप में इस तरह का साहित्य भी आया है जो रियल लोग हैं, जो भुक्तभोगी हैं। हाँ। जैसे अ सुटेबल बॉय, हाँ। विक्रम सेठ ने लिखा। तो वे लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समस्याओं पे लिख सकते हैं और वैसा लेखन भी अब हो रहा है। यस। मैं शीश जी एक और बात इस डिस्कशन को ध्यान में रख के एक और पहलू को उठाना चाहता हूँ कि आप देखिए, हम इंसान परमात्मा द्वारा कितने परफेक्ट बनाए गए हैं जी, इस संदर्भ में जिसमें हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी इस देन को, उसकी इस अहमियत को हम नहीं पहचानते जी। और जो प्राणी इससे वंचित रह जाते हैं, आप देखिए, वो जीवन की सिर्फ मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में भी लुका छिपी से पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस बात का रंज था कि मेरे पाँव में जूते नहीं, बाहर निकल के देखा तो जाना कि लोगों के पाँव नहीं। सही कह रहे हैं। सो मैं आज के इस डिस्कशन में अपने साथियों को, श्रोताओं को ये भी एक बात कहना चाहता हूँ जी कि आप छोटी छोटी बातों को, तकलीफों को लेकर जीवन में रोते रहते हैं, और जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, पूरी तरह से परिपूर्ण होके भी हम इस जन्म को, जिसके लिए श्री जी आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि देवता भी ये चाहते हैं कि एक बार मनुष्य योनि के माध्यम से वो आगे निकले, क्योंकि ये केवल मनुष्य की योनि ही है जो, जहां आप उस परमात्मा के दर्शन करने, उसको पाने को आप क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप देवता बनके उसको पाने के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो बरबस मेरे जहन में बात आती है कि मैं ये कहूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। बहुत खूबसूरत बात सर। किसी एक ऐसे व्यक्ति से अगर हम मिलें तो समझ आ जाएगा कि परमात्मा ने किस किस नियामत से हमें नवाजा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदमी इतना नाशुक्रा है कि वो ऐसे लोगों के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करके, तरस खा के, या उनको उनकी किस्मत पर छोड़कर वो अपने में पुनः मस्त हो जाता है और उसी रट के जीवन में जीता रहता है, और अंततः उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आज सर ये जो हमने चर्चा की, इसके निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने समाज में जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों के जीवन में ये दुख दर्द है, उनके प्रति बहुत अधिक कोऑपरेटिव होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, और उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। हर ऐसे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्रेम करना चाहिए। इस तरह से हम अपने समाज को बहुत खूबसूरत बना सकेंगे। और समानता की बात
इसी तरह से पूरी हो सके। That will be a true life for which we have come here. तो शिष जी, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने श्रोताओं से विदा चाहेंगे जी। और मैं ये समझता हूँ कि आज की इस बातचीत से हमें बहुत कुछ समझने को और देखने को मिलेगा और इसके लिए मैं तह दिल बहुत से बहुत आपका शुक्रिया। आभार। थैंक यू।